हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। हाँ सर, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? लास्ट क्लास में हमने एनबीएफसी को पढ़ा था सर। आज हम लोग आगे वो पढ़ेंगे कि एनबीएफसी में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनको एनबीएफसी की लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, कौन कौन से फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनको एनबीएफसी की लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्लास में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज करा था व्हाट्सएप पे। वो उनका कहना था कि सर आपके वीडियोस में प्रॉपर फॉलो कर लूं तो क्या मेरा एग्जाम निकल जाएगा। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी के भी वीडियोस को फॉलो करो, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसका एग्जाम, आप उस वीडियो को फॉलो करने से आपका एग्जाम निकल जाएगा। पॉइंट ये है कि आप कितना पढ़ते हो, आप कितना समझते हो चीजों को, आप कैसे रेडी कर रहे हो, आपका रूटीन क्या है, आप अपने डेली लाइफ में कितना टाइम अपने प्रिपरेशन को दे रहे हो। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। हाँ, मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि ये वीडियो आपको आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने में हेल्प करेगा, आपको मोटिवेट करेगा कि आप आगे कंटिन्यू पढ़ो, क्योंकि लेक्चर जब आपको लाइन बाय लाइन मिलते चले जाते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है वो आपको मिल जाएगा, उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा वो आपको मिल जाएगा। आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा, और जब आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा तो एग्जाम डेफिनेटली क्रैक होगा। आप कुछ जैसे कुछ वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ यूट्यूबर्स के, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन अगर आप देखते हो कि आपको, आप क्या किए कि आप एक लेक्चर देखें, सेकंड लेक्चर आपको वहां नहीं मिला, वो एप्लीकेशन पे आपको बाय करना होगा। ठीक है, उनकी अपनी ये पॉलिसी और अच्छा है, मैं उन्हें बुरा नहीं कह रहा हूँ। तो उन्होंने भी इन्वेस्ट करा है, वो भी मेहनत कर रहे हैं और उनका भी अपना एम कुछ है। लेकिन अगर ऐसे लेक्चर तो थोड़ा डिमोटिवेशन हो जाता है, अरे यार नेक्स्ट पार्ट पता ही नहीं है सर, कैसे पढ़े। मतलब एक पार्ट मजा आ गया पढ़ के, दूसरा पार्ट अब कहाँ ढूंढूं मैं, क्योंकि सेम चीज सेम वे में कंटिन्यू हर यूट्यूबर अलग अलग तरीके से करता है। तो आपको ये चीज यूट्यूब लेक्चर में है, तो आप फिर क्या सोचते हो, अरे फिनेंशियली भी इशू है और परचेज भी नहीं कर सकता हूँ और आगे पढ़ने का भी मन था, हो नहीं रहा है, वीडियो अवेलेबल नहीं है, हटाओ छोड़ो नहीं पढ़ेंगे। वो प्रॉब्लम इस वीडियो में आपको नहीं होगा, इसकी मैं श्योरिटी देता हूँ। बाकी अगर आप ये कहते हो कि गारंटी है कि नहीं, ये कोई नहीं दे सकता है। अगर आप ट्रीटमेंट ही कराते हो और कोई डॉक्टर आपको ये कह दिए कि मैं गारंटी लेता हूँ आप ठीक हो जाओगे, ये गलत वर्ड है। क्योंकि आप दवा खरीद, वो दवा लिख के दे आपको डॉक्टर और आप उसे खरीदो बट खाओ नहीं, अगर खा भी रहे हो तो गलत तरीके से यूज कर रहे हो, क्या गारंटी है कि आप उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हो? तो कोई गारंटी नहीं है। इसलिए चीजों को गारंटीड वे में, अगर आपको गारंटी लेना है तो आप लो ना गारंटी कि मैं गारंटी लेता हूं सर मैं क्वालिफाई करूंगा। वो पोटेंशियल, वो गट्स आप में दिखना चाहिए। मैं अगर आपको बोल देता हूं कि मैं गारंटी लेता हूं, पॉसिबल ही नहीं है। आप अपनी गारंटी लो कि आप क्वालिफाई करोगे। आपको प्रूव करना है, आपको लाइफ में कामयाब होना, आपको अपने पेरेंट को प्राउड फील कराना है, आपको अपने टीचर को प्राउड फील कराना है, आपको जिंदगी में कुछ करना है, तो गारंटी आप लोगे और कोई गारंटी नहीं ले सकता आपका। खैर, हम लोग मुद्दे से बाहर हो रहे हैं, मुद्दे पे आते हैं, चलते हैं आज के क्लास में और देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ, ठीक है। फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन विच डू नॉट नीड एनबीएफसी लाइसेंस, आज का टॉपिक हमारा यही है कि वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एनबीएफसी का लाइसेंस का जरूरत जिनको नहीं है, कौन कौन से ऐसे हैं सर? चलिए सर चलते हैं। सर्टेन एंटिटीज आर इन्वॉल्व इन बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी बट डू नॉट रिक्वायर ऑब्टेनिंग अ रजिस्ट्रेशन विद द आरबीआई। बहुत ऐसे फिनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व बिजनेसेस हैं बट उनको आरबीआई से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। वो क्या क्या है? रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है। एज दीज एंटिटी आर रेगुलेटेड बाय अदर फिनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, ये दूसरे दूसरे फिनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर से रेगुलेट हो रहे होते हैं। दे डू नॉट नीड आइदर द एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन और एनबीएफसी रेगुलेशन ऑफ आरबीआई। दीज एंटिटीज आर एज फॉलो, कौन कौन से हैं? इंश्योरेंस कंपनी सर, ये आरबीआई से थोड़ी रजिस्टर्ड होगा, ये ईडा से होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ईडा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग यूनिट नंबर 6 फिनेंशियल रेगुलेटर ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, उस वक्त इसको पढ़ेंगे। हाउसिंग कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, रेगुलेटेड नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी हम लोग पढ़ चुके हैं सर, पूरा डिटेल में उसका वीडियो है, आप जाके जरूर प्लेलिस्ट में देखें और आपको मिलेगा डिटेल वीडियो एनएचबी का,
नेशनल हाउसिंग बैंक का कैसे कैसे आया, क्या इनके डेट्स हैं, सारे स्टैटिक पोर्शन, क्या काम है, सब कुछ मिलेगा, है ना। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज रेगुलेट सिक्योरिटी, सेबी के अंडर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज रजिस्टर होता है। मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज रेगुलेट होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड सेबी के अंडर। म्यूचुअल फंड आपका सेबी के अंडर होता है। वेंचर कैपिटल आपका सेबी के अंडर है। कंपनीज दैट रन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम विच रेगुलेटेड अंडर सेबी। चिट फंड कंपनी स्टेट गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशन में आता है, ठीक है। तो ये ऐसे चीज ऐसे हैं जैसे अगर हम कहते हैं कि हमको आरबीआई से लाइसेंस नहीं चाहिए और हमको ये फिनेंशियल एक्टिविटी भी करना है, तो बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग फिनेंशियल रेगुलेटर चैप्टर 6 में कवर करेंगे ही। बट आपको बता दूं कि वो सब चीजें जैसे इंश्योरेंस ईडा में है, हाउसिंग फाइनेंस एनएचबी में है, स्टॉक ब्रोकिंग आपका म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंकिंग, ये वेंचर कैपिटल सब सेबी देखता है। तो ऐसे हैं जो एनबीएफसी का लाइसेंस का इनको जरूरत नहीं है। अब म्यूचुअल फंड क्या है सर, वो थोड़ा देखते हैं। म्यूचुअल फंड अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर रेज होगा और होता आया है। अपना यूजीसी नेट का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पीवाईक्यूज में आपको ये चीजें जरूर मिलेंगी कि म्यूचुअल फंड से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है कि कब आया, क्या था, ये सब चीजें। तो अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं, मैं एकदम पॉइंटर के टाइप ये लिखा हूं, आपको इजी होगा पढ़ने में, है ना। A mutual fund is an investment which made up of pool of money collected from any investor for the purpose of investing in securities such as stock, bond, मनी मार्केट। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जैसे आपको पैसे लगाने हैं शेयर मार्केट में, आपको बॉन्ड, आपको सिक्योरिटीज में पैसे लगाने हैं, बट आपको उतनी समझ नहीं है। हर इंसान हर फील्ड में नहीं जा सकता है ना। तो अगर आपको नहीं समझ है, आप इंजीनियर हो, आपको नहीं ये सबका नॉलेज है, ठीक है, एक एग्जांपल की तरह ले रहा हूँ, आप इंजीनियर हो, आपको ये सब चीजों का नहीं पता है, बट आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या करोगे। अब लोगों के जो माइंडसेट यहाँ बने हुए हैं इंडिया में, ऐसा है कि शेयर मार्केट वगैरह सट्टेबाजी है, इसमें बहुत दिक्कत है, डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा इंसान, जुआ है, बहुत सारे मिथ है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक पढ़े लिखे समझदार लोगों द्वारा किया गया काम है अपने मनी को पढ़ाने के लिए, और इसमें कोई भी सट्टा नहीं है। आप बिना नॉलेज का जाओगे तो आपको प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है, आपको नॉलेज नहीं है, आपको उतना रिस्क नहीं लेना, आपको पूरी तरह से बर्बाद नहीं होना है, आपको पूरी तरह से आबाद भी नहीं होना है, आप अपने रिस्क पे काम नहीं करना चाहते हो, देन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनका पैसा, जो नॉलेजेबल पर्सन है, शेयर मार्केट में बैठे हुए हैं ये लोग, वो लोग वहां पैसा लगाते हैं और वहां से रेज करते हैं मनी, और आप लोग को भी कुछ पार्ट देते हैं उसमें, जितना आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग। मतलब छोटे छोटे बहुत सारे इन्वेस्टर के पैसे को एक बड़ा इन्वेस्टर लगाता है ना। म्यूचुअल फंड आर ऑपरेटेड बाय प्रोफेशनल्स, मैं बोला वो प्रोफेशनल्स है, मनी मैनेजर है, हु एलोकेट द फंड इन राइट प्लेस। आपको नहीं आइडिया है कि पैसा कहाँ लगाना है, बट वो आपके पैसे को सही जगह लगाया गया ताकि आपको बेनिफिट हो। सही जगह वो पैसा लगाएगा तो आपको बेनिफिट होगा। आप अपने से लगाओगे शायद डूब जाओगे, इसलिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो। म्यूचुअल फंड फर्स्ट स्टार्टेड इन इंग्लैंड, सबसे पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी, अभी 21 है भाई, 19th सेंचुरी में। दे वेयर ऑफ स्पेकुलेटिव नेचर, मैं बोला तो कि शेयर मार्केट ये सबको लोग सट्टा ही समझते हैं, तो ये स्पेकुलेटिव नेचर का था उस वक्त। एंड देयरफॉर वेयर अनसक्सेसफुल, इसके वजह से वो अनसक्सेसफुल हो गया, वो नहीं चला भाई साहब। लेटर आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू म्यूचुअल फंड एक्सपैंडेड रैपिडली इन यूएसए। वर्ल्ड वॉर टू के बाद म्यूचुअल फंड बहुत एक्सपैंड किया, बहुत जल्दी ग्रो किया यूएसए में, है ना। द फर्स्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1964, ये लाइन जरूर याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फर्स्ट म्यूचुअल फंड इंडिया में 1964 में आया विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट से ये म्यूचुअल फंड इंडिया में फर्स्ट टाइम आया। इन 1987 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेंडेड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इनेबल कमर्शियल बैंक टू लॉन्च म्यूचुअल फंड इन इंडिया। 1987 में कमर्शियल बैंक को भी अथॉरिटी मिल गया कि तुम भी म्यूचुअल फंड लगा चला सकते हो। 1996 में सेबी गेव परमिशन टू ऑल बिजनेसमैन। 1996 में एसबीआई, सॉरी सेबी मैंने बोला, एसबीआई सबको परमिशन दे दिया कि हाँ ठीक है म्यूचुअल फंड चलाओ। अब आते हैं
इसका पॉइंट आप याद रखना, 1964, 1987 और 1996, है ना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनी, ये सबको तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ही। इंश्योरेंस कंपनी क्या है देखते हैं। कलेक्ट मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू द सेल ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, मनी कलेक्ट करती है पब्लिक से, वो सेल करती है इंश्योरेंस पॉलिसी और मनी कलेक्ट कर लेती है ना। देयर आर टू टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। दो टाइप का इंश्योरेंस है भाई साहब, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस सेल करने वाले लोग भी अजीब होते हैं। आपके मौत के फायदे आपकी वाइफ को बता रहे होते हैं भाई साहब, बच के रहना है ऐसे लोगों से। और आपकी वाइफ भी मजे में सुन रही तो अच्छा 2 करोड़ मिलेगा, इतना एक्साइटेड होके बोलेंगी कि कल ही आपको मार के फेंकेंगी और 2 करोड़ लेंगी। जनरल इंश्योरेंस इंक्लूड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, कार, हाउस एक्सेट्रा। जनरल इंश्योरेंस में लॉस बाय थेफ्ट, किसी भी तरीके से अपना आपका प्रॉपर्टी का हार्म हो रहा है उसके लिए जनरल इंश्योरेंस है। इट ऑल्सो इंक्लूड हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस को भी जनरल इंश्योरेंस में काउंट करते हैं। आप फिजिकली थोड़ा आप डैमेज हुए, आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ा, उन सभी के लिए जनरल इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस लाइफ के लिए होता है। ठीक है, इसको रेगुलेट कौन करता है, ईडा। एज पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, इंश्योरेंस कंपनी वेयर ओपनड up for private companies. The objective was to promote competitive. FDI was allowed up to 26%. Recently increased 49%. IDA was established to regulate the insurance sector. IDA को establish किया गया इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने। बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई आया है ना भाई साहब, उसी तरह। अब LIC क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, set up in 1956 by government of nationalizing all the existing private sector life insurance companies। जब गवर्नमेंट ऑल प्राइवेट सेक्टर को नेशनलाइज कर रहा था 1956 में, तब LIC को भी ये किया है। दिस वाज डन ड्यू टू लार्ज स्केल डिफॉल्ट्स। अब GIC क्या है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1973। 1973 में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आया। सब्सिडियरी इसका क्या क्या है, NICL और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। NICL है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये दोनों इसका सब्सिडियरी है सर। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, ये भी सब्सिडियरी है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी सब्सिडियरी है। मतलब GIC का, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का 4 सब्सिडियरीज है। ULIP, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, अ मिक्सचर ऑफ इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड। ये इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का मिक्सचर है ULIP, याद रखिएगा। अब आते हैं हेज फंड। हेज फंड क्या है सर, दीज आर म्यूचुअल फंड फॉर रिच इन्वेस्टर। बड़े बड़े लोग, अमीर लोगों के लिए है। मेरे आपके, आप होंगे अमीर, मतलब समझ लीजिए आप लोग के लिए है। फंड आर रेज थ्रू द सेल ऑफ देयर यूनिट टू हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो बड़े बड़े आदमी है उसको अपना यूनिट सेल करके और फंड रेज करना। यूनिट ऑफ दीज आर यूजुअली सोल्ड इन चंक और ग्रुप। दिस इज लॉक पीरियड ऑफ हेज फंड बिफोर विच फंड कैन नॉट बी विड्रॉ। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस फंड को लॉक कर दिया जाता है। उस टाइम टेन्योर के कंप्लीट होने से पहले आप सोचोगे विड्रॉ करें तो पॉसिबल नहीं है सर। Corpus of an investment in risky instrument which a long term perspective, risky instrument में इन्वेस्ट किया जाता है और एक लंबे समय के लिए उसको छोड़ा जाता है। हाँ भाई 5 साल 8 साल 10 साल में क्या रिटर्न देगा देखते हैं। वेंचर कैपिटल फर्म, they provide finance and technical assistance to firm which undertake a business project based on innovative venture। innovative venture पे जो बिजनेस अपना जिनका प्रोजेक्ट उन पे बेस्ड होता है उनको ये टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंशिप देते हैं। दे प्रोवाइड फाइनेंस फॉर द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी को ये कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए भी ये फाइनेंस करते हैं। मर्चेंट बैंक को इन्वेस्टमेंट बैंक भी बोलते हैं। मर्चेंट बैंक आर प्रोवाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विस। They advise firm on fundraising, manager IPO of firm, underwrite news issue and facilitate of demat trading। बिल्कुल नया जो IPO वगैरह होता है वो मर्चेंट बैंक देखता है। ठीक है, अब आते हैं फाइनेंस कंपनी, लोन कंपनी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेज फंड फ्रॉम पब्लिक फॉर लेंडिंग पर्पस। मुथूट फाइनेंस,
छोलामंडलम, ये लोग है ना, ये लोग फाइनेंस कंपनी है। माइक्रो फाइनेंस MFI नाम तो सुन रखा है सर, हाँ, रेज फंड फ्रॉम पब्लिक फॉर लैंडिंग अ वीकर सेक्शन, जो कमजोर सेक्शन है मेरे जैसे लोगों को फंड करने के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनी इंस्टीट्यूशन है। आप लोग जैसे के लिए क्या था सर, आप लोग जैसे के लिए था ये अपना हेज फंड, और मेरे जैसे के लिए क्या है सर, मेरे जैसे के लिए है MFI। इन इंडिया दे मेनली, पूरा खुश हो गए, चलो सही है। इन इंडिया दे मेनली रेज फंड फ्रॉम बैंक, कौन कौन सा, बी एक्सिस बंद, ओके, एक्सिस, बंधन, SKS, माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। वल्चर फंड, these fund buy stock of company which are nearing bankruptcy at very low price। ये वल्चर फंड है, एकदम गीद की निगाह, ये वो कंपनीज का शेयर परचेज कर लेते हैं जो एकदम डूबने को है। After purchasing such stock, they initiate to recovery process to increase the price of share and sell them later point of time। ये वेट करने लगते हैं कि कब इसका प्राइस इंक्रीज होगा और उस वक्त सेल कर देते हैं। Islamic bank, these bank provide loan on basis of Islamic law called साहिरा, साहरिया, प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ा ये है तो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, साहरिया है, इसके तहत लोन प्रोवाइड होता है। इन द लॉ सहरिया इंटरेस्ट कैन नॉट बी चार्ज ऑन द लोन, ये ऐसा स्कीम है जिसमें लोन पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाता है, वैसे लोगों के लिए ये लॉ बनाया गया है और उसके अंडर ये बैंक आते हैं। लीजिंग कंपनी क्या है सर, दे परचेज इक्विपमेंट एंड मशीनरी टू प्रोवाइड द सेम कंपनी टू लीज, ओके, जो कंपनी से खरीदते हैं उसी को प्रोवाइड कर देते हैं लीज के लिए। मतलब किन्हीं को है ना कि उतना कैपिटल मुझे उसमें नहीं फंसाना है, ये मेरा ही प्रोडक्ट है, लाइक मुझे उतना कैपिटल नहीं फंसाना है। सपोज करो आप कि ये पढ़ाने के लिए जो स्टूडियो है ये मेरे से कोई खरीद के मुझे ही रेंट कर दे, तो मेरा कैपिटल निकल गया वापस और मैं उसको हर मंथ कुछ पैसे दे रहा हूँ एज अ रेंट, तो ये काम हुआ लीज कंपनी का। These companies charge rent on these machineries which is similar to EMI, ये EMI के तौर पे चार्ज करते हैं मशीन को, मशीनरी का चार्ज को। अब आते हैं पेंशन फंड। पेंशन फंड क्या है सर, अब पेंशन प्लान आप लोग सब सुन रखे हो, जिनके भी ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट आपके सर्विस में है, आप लोग सब पेंशन का सुन रखे हो, और जिनके ग्रैंड पेरेंट हैं उनको तो बल्ले बल्ले, दादाजी थोड़ा पैसा दे दो, दादी थोड़ा पैसा दे दो, पेंशन तो तुम्हारा आता ही है ना, लूटते रहते हो दादा दादी को, कोई बात नहीं। द पेंशन प्लान इज गुड वे टू सिक्योर योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पोस्ट रिटायरमेंट। पोस्ट रिटायरमेंट मतलब आप रिटायर जब हो गए, जब आपकी नौकरी नहीं रही, फिर बेटा बहू के भरोसे तो हो गया, तो उसके लिए आपको पेंशन प्लान का प्रोविजन है ना, अभी तो बहुत जगह बंद हो गया। दिस पेंशन प्लान विच आर मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर प्रोटेक्ट योर यू फ्रॉम एनी सर्टेनिटी, ये एम्प्लॉयर का काम होता है, वो मेंटेन करता है पेंशन फंड को, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको गवर्नमेंट मेंटेन करती है। पेंशन प्लान इज ऑल्सो नोन एज रिटायरमेंट प्लान, पेंशन प्लान को हम लोग रिटायरमेंट प्लान भी बोलते हैं, है ना। इन इंडिया पेंशन प्लान हैव टू स्टेज, द अक्यूमुलेशन स्टेज पे फॉर योर रिटायरमेंट, द वेस्टिंग स्टेज रिसीविंग एन्युटी अंटिल द टाइम ऑफ डेथ। एक बार में नहीं बोलते हैं कटा हुआ पैसा मिला, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, लेकिन जिनके पेरेंट्स सर्विस में हैं उनको वो लोग बोलते हैं कि हाँ इनको कटा हुआ पैसा 50 लाख 40 लाख 20 लाख 60 लाख मिलने वाला है, और फिर हर मंथ 20,000 25,000 ऐसा मिलता है। तो जो एक साथ मिलेगा वो एक्युमुलेशन स्टेज में है, और जो वेस्टिंग स्टेज वो होता है जो हर मंथ मिलेगा, है ना। तो आज हम लोग पढ़ लिए कि वो सारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो सारे फिनेंशियल कंपनीज जिनको नीड नहीं है, क्या नहीं है, नीड नहीं है एनबीएफसी लाइसेंस का, उनको हम लोग पढ़ लिए, जिसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए, लाइक हम लोग देख लिए कि अपना म्यूचुअल फंड को देख लिए, इंश्योरेंस कंपनी को देख लिए, हेज फंड को देख लिए, वेंचर कैपिटल को देख लिए, मर्चेंट बैंक को देख लिए, फिनेंस कंपनीज को देख लिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, वल्चर फंड्स को, इस्लामिक बैंक को, लीजिंग कंपनी को, पेंशन फंड को, इतना को देखे हैं सर। हाँ, सबको आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल याद रखने का जरूरत नहीं है, समझ के रखिएगा ताकि एग्जाम टाइम में आपका दिमाग क्लिक करे क्वेश्चन पे कि हाँ ये हो सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।